नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। हाल ही में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि यूनियन गवर्नमेंट द्वारा कुछ लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का या क्लासिकल स्टेटस दिया गया है। स्टेट्स इसमें जो है बहुत सेलिब्रेशन कर रही हैं उनकी भाषा को, या कुछ लोग जो उस भाषा को बोलते हैं वो लोग जो है बहुत खुश हैं कि उनकी भाषा को शास्त्रीय भाषा या फिर क्लासिकल स्टेटस का दर्जा दिया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिकल लैंग्वेज। उसमें हम देखेंगे कि ये क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस होता क्या है, इसकी हमें क्यों ज़रूरत है, इन लैंग्वेजेस को या फिर पर्टिकुलर लैंग्वेज को किस आधार पर चुना जाता है, क्या क्राइटेरियाज हैं, प्रेजेंट में कितनी हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, उनके कौन कौन से नाम हैं, कौन कौन से ईयर में उनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है, और अगर किसी भाषा को, किसी लैंग्वेज को ये स्टेटस मिलता है तो उसके क्या बेनिफिट्स उस लैंग्वेज को या फिर उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों को मिलते हैं। तो ये सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम वाई यानी कि ये स्टेटस क्यों दिया जाता है या फिर क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस या एक अलग से कैटेगरी क्यों बनाई गई है, तो ये जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, पहले तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जो हमारी स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं या फिर जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस भी बोलते हैं, जो हमारी टोटल 22 हैं, उनसे ये डिफरेंट हैं। ये अलग चीज़ है। ये जो हमारी स्केड्यूल लैंग्वेज या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस हैं जो हमारे 8वें स्केड्यूल में हैं, वो अलग हैं, वो टोटल 22 हैं। और ये आज जो हम पढ़ रहे हैं जिनको स्टेटस दिया गया है वो है क्लासिकल लैंग्वेज या फिर हिंदी में शास्त्रीय भाषाएं। ये चीज़ अलग है। तो ये जो क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस है ये दिया जाता है सो दैट किसी भाषा को हम रिकॉग्नाइज कर सकें। रिकॉग्नाइज यानी कि उसको इम्पोर्टेंस दे सकें। कोई भी लैंग्वेज हमारा एक मीडियम होता है जिसके थ्रू हम अपनी नॉलेज को, अपने ट्रेडिशन को ट्रांसफ़र करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को, अपनी वैल्यूज़ को, अपनी फ़िलॉसफीज़ को, अपनी नॉलेज सिस्टम को ट्रांसफ़र करते हैं। तो उस लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये स्टेटस दिया जाता है। कोई लैंग्वेज बहुत एंशिएंट है, उसकी प्रमोशन के लिए वो ख़त्म हो रही है, उसको बोलने वाले लोगों की जनसंख्या कम हो रही है, तो उसको प्रमोट करने के लिए यानी कि उसकी प्रमोशन के लिए भी ये स्टेटस दिया जाता है। तीसरा, उस लैंग्वेज को, उस भाषा को प्रिजर्व करने के लिए जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को कोई स्पेशल स्टेटस या स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं तो एक टाइप से उसको हम क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं या फिर उसको प्रिजर्व करते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही किसी भी भाषा को प्रिजर्व करने के लिए भी ये स्टेटस दिया जाता है। और लास्ट में ये स्टेटस किसी भी भाषा को दिया जाता है सो दैट उस भाषा में रिसर्च, उस भाषा में शोध बढ़ सके। उस भाषा का क्या हिस्ट्री है, भाषा की मॉडर्न टाइम में या फिर आने वाले टाइम में क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, या फिर उस भाषा में जो लिखे गए लेख हैं, जो आर्टिकल्स हैं, जो नॉलेज है, उनकी इम्पोर्टेंस अगर हमें फ्यूचर में लगती है तो उसके लिए हम रिसर्च करते हैं या फिर उस भाषा पे, उस टॉपिक्स पे, उन नॉलेज सिस्टम पर हम जो है रिसर्च करते हैं। तो अगर किसी लैंग्वेज को स्टेटस दिया जाता है क्लासिकल लैंग्वेज का तो उससे उस भाषा की रिसर्च में भी बढ़ावा मिलता है। तो ये 4 कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हम किसी भी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देते हैं। अब हम देखते हैं कि क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस या फिर क्लासिकल लैंग्वेज होता क्या है। तो इसकी शुरुआत 2004 में की गई थी, जब यूनियन सरकार या फिर भारत सरकार की एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसने सबसे पहले तमिल भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया था, दर्जा दिया था शास्त्रीय भाषा का। उसके बाद और लैंग्वेजेस को भी इस स्टेटस में जोड़ा जाए या फिर और लैंग्वेजेस को भी ये स्टेटस दिया जाए, इसके लिए भारत सरकार ने लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, जिसने कुछ क्राइटेरियाज, कुछ पैरामीटर्स सेट किए जिसको आधार बनाया जाएगा और फिर किसी भी लैंग्वेज को ये स्टेटस दिया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि वो क्या क्या क्राइटेरियाज हैं जिनके ऊपर किसी भी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है। यही सारे क्राइटेरियाज डिफाइन करते हैं कि क्लासिकल लैंग्वेज होती क्या है। तो ये जो हमारे क्राइटेरियाज हैं, पैरामीटर्स हैं, इनको टाइम पर जो है चेंज किया गया है। तो 2005 में भी इनमें अमेंडमेंट की गई थी और रिसेंट में 2024 में भी अमेंडमेंट की गई है। तो ये अमेंडमेंट क्या है ये भी हम देखेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि ये क्राइटेरियाज क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो वो है हाई एंटीक्यूटी। एंटीक्यूटी का मतलब होता है कि
कोई चीज़ कितनी पुरानी है, जैसे हम बोलते हैं कोई एंटीक चीज़ है, तो वैसे ही जो भाषा है वो कितनी पुरानी है। अगर कोई भी भाषा जो लगभग आज से 1500 या 2000 साल पुरानी है, या फिर उसके हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं आज से लगभग 1500-2000 साल पहले के, तो उस भाषा को हम जो है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे सकते हैं। लेकिन ये कोई एक मात्र क्राइटेरिया नहीं है, और भी हैं, लेकिन उन सभी में से ये एक क्राइटेरिया है। यानी कि किसी भी भाषा को अगर हमने क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देना है तो उस भाषा के जो हमें अर्लीस्ट रिकॉर्ड हैं वो कितने, यानी कि जो टेक्स्ट है वो जो है लगभग कितना, मिनिमम जो है 1500 या फिर 2000 साल पुराना होना चाहिए। दूसरा हमारा क्राइटेरिया है वैल्यूएबल हेरिटेज, यानी कि उस भाषा का कोई ना कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट होना चाहिए, उस भाषा में कोई ना कोई एंशिएंट में लिटरेचर या फिर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ होना चाहिए, वो जो है हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए। तीसरा हमारा क्राइटेरिया है नॉलेज, टेक्स्ट एंड ग्रामेटिकल रूल्स, उस भाषा के कुछ रूल्स होने चाहिए, उसको प्रोनाउंस करने के लिए, उसको लिखने के लिए कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ नॉलेज सिस्टम उसका होना चाहिए। चौथा है हमारा डिस्टिंक्ट लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी कि उस भाषा को, जिस भाषा को हम ये स्टेटस देने जा रहे हैं, वो भाषा जो है मॉडर्न टाइम की भाषा से जो है अलग होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, उसका लिटरेचर, उसके बोलने का, उसके लिखने का तरीका जो है अलग होना चाहिए। और पांचवा क्राइटेरिया है ओरिजिनलिटी, यानी कि वो जो भाषा है वो कहीं से भी बोरो नहीं की होनी चाहिए, किसी और भाषा से या किसी और लोगों से और कम्युनिटी से बोरो नहीं की होनी चाहिए, वो अपने आप में एक ओरिजिनल होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए और सभी से डिफरेंट होनी चाहिए, मिलती जुलती नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है ये 5 क्राइटेरियाज थे। लेकिन ये जो हमारा 5वां क्राइटेरिया है ओरिजिनलिटी, इसको हमने 2024 में डिस्कार्ड कर दिया, इसको हमने रिमूव कर दिया। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास सिर्फ ये 4 क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पर हम किसी भी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन कौन सी भाषाएं हैं, कौन कौन से ईयर में उनको अनाउंस किया गया है या फिर नोटिफाई किया गया है। सबसे पहले तमिल भाषा को अक्टूबर 12, 2004 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय द्वारा 2004 में नोटिफाई किया था एज ए क्लासिकल लैंग्वेज। बाद 2005 में संस्कृत को सेम मिनिस्ट्री द्वारा, तेलुगु को 2008 में, लेकिन किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि ये जो हमारी पहली 2 भाषाएं हैं इनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और उसके बाद जितनी भी भाषाएं हैं आज तक जो भी भाषा अनाउंस की जाती है या नोटिफाई की जाती है उसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा जो है अनाउंस या फिर नोटिफाई किया जाता है। फिर जो है 4th हमारी कन्नड़ 2008 में ही, मलयालम 2013 में, और उड़िया जो है 2014 में जो है इसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था। यानी कि 2014 तक हमारे पास कितनी लैंग्वेजेस थी, 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थी। लेकिन 2024 में ये जो हमारे पास 2014 तक थी 6 लैंग्वेजेस, इनके एडिशन में 2024 में 5 और लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। प्रेजेंट में 11 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा चुका है। यानी कि प्रेजेंट में भारत में या फिर भारत की 11 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो 22 हमारी स्केड्यूल लैंग्वेजेस हैं उनसे ये डिफरेंट हैं। इतनी 11 हैं ये स्केड्यूल लैंग्वेजेस, हमारे पास 22 हैं। ये जो 5 हैं इसमें पहली है असमीज, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत। इन 5 भाषाओं को जो है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा 2024 में अक्टूबर में दिया गया है। ये जो 11 भाषाएं हैं इनको ये दर्जा दिया गया है, इससे इनको क्या बेनिफिट है या फिर इस भाषा को बोलने वाले लोगों को क्या बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है एजुकेशन। एजुकेशन यानी कि जब भी किसी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा तो उस भाषा के लिए कोई ना कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, या फिर किसी ना किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक अलग से उस भाषा के लिए डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट फॉर असमीज लैंग्वेज, डिपार्टमेंट फॉर बंगाली लैंग्वेज, मराठी, किसी भी भाषा जो भी ये क्लासिकल दर्जा दिया गया जिसको भी, उसके लिए स्पेशल या तो यूनिवर्सिटी भी अलग से बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल 2020 में जो है यूनियन सरकार द्वारा संस्कृत के लिए 3 यूनिवर्सिटीज बनाई गई, क्योंकि संस्कृत हमारी एक क्लासिकल लैंग्वेज है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी एस्टेब्लिश की जा सकती हैं या की जाती हैं, अलग से डिपार्टमेंट भी जो है बनता है, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में, जनरल यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर उस भाषा के लिए कोई ना कोई कोर्स अलग से चलाया जाता है। दूसरा बेनिफिट है नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स।
जब भी हम किसी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देते हैं तो उस भाषा में बेहतर काम करने के लिए लोगों को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को हम नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर जो है अवार्ड्स देते हैं। एजुकेशन में एक और चीज़, जब बच्चे जो है एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे, इन डिपार्टमेंट्स या कोर्सेज लेंगे, तो उनको जो है स्कॉलरशिप भी दी जाती है या शुरू की जाएगी जब भी किसी लैंग्वेज को जो है किसी नई जगह पर स्टार्ट किया जाता है, चाहे वो यूजीसी हो या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की कोई अलग से स्कॉलरशिप हो। थर्ड हमारा इंस्टीट्यूट्स फॉर प्रमोशन। जब भी किसी लैंग्वेज को जो है दर्जा दिया जाता है तो उसको प्रमोट करने के लिए अलग से इंस्टीट्यूट्स, अलग से सेंटर्स बनाए जाते हैं उस भाषा की प्रमोशन के लिए। यूनियन सरकार द्वारा या फिर राज्य सरकार द्वारा ग्रांट्स भी प्रोवाइड की जाती हैं उस भाषा को प्रमोट करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट, जब भी किसी डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया जाएगा, यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया जाएगा, कोई कोर्स चलाया जाएगा, तो यानी कि चाहे वो टीचर्स हों उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, चाहे वो कोई ट्रांसलेटर हो, किसी भाषा से किसी और भाषा में ट्रांसलेशन करनी है, यानी कि ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, कोई चीज़ पब्लिश करनी है, कोई किताब पब्लिश करनी है, कोई आर्टिकल पब्लिश करना है, पब्लिशर, कोई डिजिटल मीडिया में जो है प्रमोशन करनी है या फिर कोई आर्टिकल पब्लिश करना है, तो यानी कि डिजिटल मीडिया में टीचर्स के लिए, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में या फिर पब्लिकेशन के लिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, यानी कि इससे एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा मिलता है। और लास्ट है प्राइड एंड ओनरशिप। जब भी किसी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलता है तो जो उस भाषा को बोलने वाले लोग हैं या कोई राज्य है, उसको क्या होता है, एक प्राइड महसूस होता है उन लोगों को जो है, या फिर उन लोगों में ओनरशिप की भावना जागती है, उनको प्राइड महसूस, गर्व महसूस होता है, उस भाषा को वो और ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं। तो अमंग पीपल क्या होता है, एक प्राइड की भावना आती है। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो इन भाषाओं को, या फिर जब भी किसी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलता है तो ये सारे बेनिफिट्स जो है उनको मिलते हैं। तो ये था सारा कुछ क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में, क्या होती हैं, कितनी हैं और उनको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं।